हेलो, राम राम भाई सब ने मेरी ओर से। जो कोई भी वीडियो को देख रहा हो उसको मेरी तरफ से राम राम। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर वेलकम करती हूँ। तो आज हम करेंगे हमारी एस्टेट सीरीज़ में 7th क्लास का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, तो होमेज क्या होता है? होमेज होता है किसी के प्रति मतलब अपना जो भाव है वो प्रकट किया जाता है। क्या मतलब इसका अगर हम रियल मीनिंग देखें तो श्रद्धांजलि। ठीक है, अपनी श्रद्धा। तो ये क्या है? हमारे देश के जवानों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। जो भाव है वो प्रकट किए गए हैं। इसमें पूरे लेसन में क्या है, इसमें 2 फ्रेंड दिखाए गए हैं। नाम है उनके सौम्या और आनंद। तो ये दोनों लेटर के थ्रू बात करते हैं। तो पहले जो सौम्या है वो आनंद को लेटर लिखती है, फिर वो बताती है वो कहाँ पे जाती है। वो युद्ध मेमोरियल देखने के लिए, वो जो वार मेमोरियल है जो वहाँ जाती है। फिर वो उसको एक्सपीरियंस करती है। फिर उसके प्रति जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं, जो उसके भाव होते हैं, वो सभी वो उस पत्र में, लेटर में अपने इस दोस्त को लिख कर भेजती हैं कि उसने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया। ठीक है, फिर बाद में फिर वो इसको लिखता है कि भाई ये बहुत अच्छा काम था तुम्हारा, टूर वहाँ गया, मतलब ऐसे ऐसे कुछ करके स्टोरी है। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और इस पूरे चैप्टर को हम हिंदी में करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 दोस्तों की कहानी है और वो हमारे ब्रेव सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कैसे कैसे कितना स्ट्रगल किया है, उस चीज़ को महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें डेट भी दिखाई गई है। अगर स्टार्टिंग में हम देखें तो इसमें डेट दिखाई गई है 14 अप्रैल दिखाई गई है 2022 को। तो जो ये सौम्या है ये आनंद को लिखती है और उसको बताती है भी, जैसे कि हम पहले अपना एड्रेस वगैरह देते हैं, फिर लिखते हैं डियर, जो भी हमारे फ्रेंड का नाम होता है। तो ऐसे इसने एक लेटर फॉर्म में ही इसको लेसन को स्टार्ट किया हुआ है। तो फिर जैसे कि हम पहले पूछते हैं कि भाई तुम अच्छे हो, तुम्हारी फैमिली वाले अच्छे हैं, तो भी वो ऐसे ही कहती हैं कि आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे। फिर आगे वो लिखती है कि क्या आपको युद्ध और नीति के बारे में मतलब जो हमारी आखिरी बातचीत याद है? यानी कि जब पहले कभी मिलते थे तब भी ये युद्ध और शांति के किसी टॉपिक पे, किसी मैटर पे बातचीत करते थे। तो फिर वो उसको ऐसे याद दिलाती हैं और कहती है कि क्या तुम्हें जो हमारी मुलाकात, जो आखिरी मुलाकात थी, तो आखिरी टाइम जो हम बात कर रहे थे युद्ध और शांति के बारे में, उसका तुम्हें पता है? वो तुम्हें याद है? हमने इस बारे में बात की थी कि भारत को अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी लेने के लिए किस तरह संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह की वो बातें कर रहे थे, वो उसको बता रही है कि कई सदियों तक स्वतंत्रता के बाद हमारे देश को मतलब अपनी सीमाओं, क्षेत्रीय अखंडता और अपने लोगों की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े थे। इससे भी मुझे आश्चर्य है कि जो ये बहादुर लोग कौन थे, ये बातें कर रहे थे आपस में। ठीक है, तो उन्होंने जो हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, वो अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हम नेतृत्व कर हम मतलब जो हमारे जीवन की रक्षा करना। इसीलिए तो उन्होंने अपने देश का बलिदान किया, अपने देश के प्रति अपना जीवन का बलिदान किया ताकि वो देश की रक्षा कर सके, देश के लोगों की रक्षा करें। फिर वो कहती है कि उनके नाम क्या थे जहाँ सीमाएं, फिर वो उनके नामों के बारे में बात करते हैं। फिर ऐसे कहते हैं कि मतलब कहाँ से थे वो, मतलब जो सीमाएं थी, जो लिमिटेड थी, वो लिमिटेशंस थी, वो क्या थी, ऐसा कुछ याद करें। फिर वो बताती है कि हमें उनके बारे में क्या कुछ हमें पता है, कुछ याद है, ऐसे वो उसको याद दिलाती है सारी चीज़ें कि वो कौन थे, कहाँ से थे, क्या नाम थे। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या फिर बलिदान दिए, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसे कुछ याद। फिर वो ये सब बारे में बताती है। फिर वो कहती है कि पिछले सप्ताह जो हमारे स्कूल में है ना, एक कहाँ नई दिल्ली जाने के लिए जो एक एजुकेशन विजिट होती है, वहाँ जाने के दौरान मतलब कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले मुझे। यानी कि जो स्कूल का टूर है
वो ये नई दिल्ली में गया है बच्चों को लेकर। तो ये कहती है कि वहाँ पर मुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले। फिर वो कहती है कि आपको याद होगा मैं इस यात्रा और ऐतिहासिक और शैक्षिक महत्व के कई स्थानों की हमारी यात्रा का इंतज़ार कर रहा था। पता नहीं सो मैं लड़का है या लड़की है, यूँ कह के संबोधित किया है इसको, भाई ये लड़का है या लड़की है, कौन है। फिर कहते हैं कि मैंने कई कई नई चीज़ें सीखी और मैं उन्हें आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। यानी कि वो कहती है कि भी मैंने वहाँ पे जो देखा जो सीखा उसको मैं तुम्हारे साथ बांटने के लिए, तुम्हारे साथ साझा करने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, वो ऐसा पत्र में बताते हैं। ठीक है, तो कहती सबसे पहले मैं आपसे उस स्मारक के नाम का अनुमान लगाने के लिए कहूँगी जो मुझे सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। यानी कि तुम गैस करो कि ऐसा कौन सा वो स्मारक है। तो कहती है आइए देखिए कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। इस स्मारक का निर्माण अप्रैल 2018 में शुरू हुआ था और फरवरी 2019 में ये पूरा हुआ। इसकी कल्पना की गई और फिर फरवरी 2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। स्थान और आकार के संदर्भ में यह 40 एकड़ भूमि के पास फैला हुआ है और प्रतिष्ठित इंडिया गेट, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कुछ सबसे बहादुर भारतीयों को श्रद्धांजलि है। मुझे यकीन है कि आपने अनुमान लगा लिया होगा, यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल है ये। तो क्या आप यह नहीं कहोगे कि ये बहुत दिनों की वांछित आकांक्षा पूरी हुई है। यानी कि भाई इनकी इच्छा थी कि ये कैसे जाने। फिर वहाँ जाने के बाद तो क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो सभी जो वीर योद्धा हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है, उनकी फ़ोटो वगैरह लगाई गई हैं, तो उन्हें इससे कुछ प्रश्नों के अपने उत्तर मिल जाते हैं। फिर कहता है वो कि जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की जो हमारी विजिट थी, हमारा टूर था, वो हमारे शिक्षक द्वारा ये समझाते हुए शुरू हुई कि आज़ादी के बाद भी भारत को अपनी रक्षा के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े और आज हम जिस स्वतंत्रता और सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं वह उन कई बहादुर पुरुषों और महिलाओं के कारण है जिन्होंने इसमें सेवा की है, यानी कि लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपना बलिदान दिया है। फिर कहते हैं कि दशकों से भारतीय सशस्त्र बल, दुख की बात यह है कि उन्होंने कहा कि युद्ध हमेशा अपना प्रभाव डालता है और इसलिए 1947 में हमारी आज़ादी के बाद भी कई बहादुर सैनिकों को देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा और यही बात राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जैसे स्मारकों को बेहद महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि उन पर वहाँ ये सब लिखा हुआ होता है ताकि हमें कभी ऐसा न करना पड़े। आज़ादी की कीमत भूल जाओ, हम युद्ध के दर्द और भयावहता, यानी कि जो युद्ध में जो दर्दनाक और जो मतलब बलिदान होते हैं, भाई युद्ध होता है तो मौत तो दोनों तरफ होती हैं, तो जो वहाँ पे जो हालात होते हैं उनसे मतलब हमेशा अवगत रहते हैं। ये हमें पता चला है कि स्मारक की प्रत्येक ईंट को एक टैबलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मारक की प्रत्येक ईंट को एक टैबलेट कहा जाता है और इस पर उन सैनिकों के नाम हैं, यानी कि एक ईंट टाइप का एरिया बना दिया जाता है और वहाँ पर जो सैनिक मतलब शहीद हुए हैं उनका नाम पता लिख दिया जाता है और ये लिख दिया जाता है कि भाई ये कौन सी लड़ाई में शहीद हुए थे। क्या है? तो सैनिकों के नाम लिख दिए जाते हैं जिन्होंने भारत के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और 1947 से लेकर आज तक विभिन्न युद्धों के में जो सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें 1962 का भारत और चीन का संघर्ष था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है, 1965 और 1971 के युद्ध और 1999 में कारगिल युद्ध। इसमें 29,000 गोलियां हैं जिन पर 26,000 से अधिक शहीद सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं। इतना कुछ वहाँ पे जाकर देखते हैं। तो फिर कहते हैं यह जानकर खुशी हुई कि हमारी सरकार ने वीर सैनिकों के बलिदान को मान्यता दी है, यानी कि उनको रिस्पेक्ट दी है। हमारे शिक्षक ने हमें उन 21 बहादुरों के बारे में बताया जिन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए भारत के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र
जिसको पीवीसी भी बोला जाता है। परमवीर मतलब परमवीर चक्र, पदक परमवीर चक्र बोला जाता है इसको, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। उन्होंने हमें महावीर चक्र को एमवीसी, कीर्ति चक्र केसी, वीर चक्र वीआरसी और शौर्य चक्र एससी के बारे में भी बताया। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में बड़गाम की लड़ाई में मरणोपरांत भारत के पहले पीवीसी से सम्मानित किया गया था, परमवीर चक्र से, ठीक है। और बाद में 1962 के भारत चीन संघर्ष और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के लिए कुछ और पीवीसी से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एक पीवीसी को सम्मानित किया गया था। कांगो में यूएन पीस मतलब कीपिंग ऑपरेशंस के दौरान सेवा के लिए भी सम्मानित किया गया। और 1971 के युद्ध में जिन नायकों को पीवीसी यानी कि मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद दिया गया था, जिनको से सम्मानित किया गया, और उनमें लांस नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और मेजर होशियार सिंह शामिल हैं। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला सहित कुछ नौसेना कर्मियों को भी उनके अनुकरणीय साहस और नेतृत्व के लिए एमवीसी से सम्मानित किया गया था। फिर शिक्षक ने परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का का मतलब उदाहरण हमारे साथ साझा किया, उसके बारे में हमें बताया। इसने मेरे दिल को छू लिया और मुझे प्रेरित भी किया। हम उनकी बहादुरी से आश्चर्यचकित हैं और विनम्र थे। वो बताते हैं कि फिर वो कहते हैं कि मैं सेना में शामिल होकर उनके जैसा साहसी बनने की इच्छा रखता हूँ। ये सौम्य भी लड़का है, ये बताता है कि मैं सेना में शामिल होकर उनके जैसा साहसी बनने की इच्छा रखता हूँ। तो ये हैं, मैं आगे दिखाऊँ भी कि आपको पिक्चर्स इनकी, ठीक है। एक बार पूरी स्टोरी कर लेते हैं हम इसकी, बाद में मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी जो इन्होंने लांस नायक लेसन में दी गई हैं अल्बर्ट एक्का की ओर। फिर मतलब इनका इसमें पूरा सारांश दिखाया गया है, इनके साहस के बारे में बातचीत की गई है, ठीक है। और फिर जो क्या कहते हैं कि जैसे ही हमने मतलब जो युद्धीय स्मारक के आसपास अपनी यात्रा को जारी रखा तो हमें अमर जवान ज्योति नामक एक और महत्वपूर्ण स्थापना मिली। क्या है वहाँ पे? अमर जवान ज्योति, ठीक है, जो हमारे सैनिकों की याद दिलाती है। नाम जैसा कि इसका नाम है, नाम जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा कि अमर एक सॉरी भाई बीच में फ़ोन आ गया और मैं इसको हर रोज़ एयरप्लेन मोड पे लगाना भूल ही जाती हूँ, ठीक है। तो फिर अब ये अमर जवान ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापना मिली, जो जैसा कि भी नाम से ही लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक अमर लो मतलब का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक अमर लो जलती रहती है और उसका ऐसे सिंबल भी दिखाया गया है, जो हमारे सैनिकों के बलिदान का सम्मान करने के लिए दिन और रात भर जलती रहती है वहाँ पे, ठीक है। और इससे पहले अमर जवान ज्योति जिसमें एक राइफल और एक हेलमेट भी प्रदर्शित था को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में जनवरी 1972 में इंडिया गेट के नीचे उतारा गया था। फिर कहते हैं कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अब स्टोन पिलर भी शामिल है, जिसमें ओबेलिस्क है। ये ओबेलिस्क में जो अमर जवान ज्योति है 4 चक्रों से घिरी हुई है वो, और जो उसके उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने शहीद नायकों की स्मृति में एक नई लौ जलाई। बाद में इंडिया गेट की जो पुरानी लौ को भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की नई लौ के साथ मिला दिया गया।
यदि आपने इसे नहीं देखा है तो यहाँ नई अमर जवान ज्योति की एक तस्वीर है। ठीक है, यही है अमर जवान ज्योति की तस्वीर। ठीक है, ये वाली जो नई अमर जवान ज्योति है, यही तस्वीर है उसकी। ठीक है, आप ओबेलिस्क जो को पुष्पमालाओं से घिरा हुआ देख सकते हैं, जिन्हें सम्मान के प्रतीक के रूप में रखा गया है। प्रकाश डिजाइन की योजना इस प्रकार बनाई गई है जैसे मतलब जिसने स्मारक के परिदृश्य को ही बदल दिया है। ये सब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और जो सुबह से शाम तक सूरज की रोशनी बदलती रहती है, यह वास्तव में एक शानदार साइट है जिसने मुझे हमारे देश के लिए गर्व से भर दिया है। मैं साहस और वीरता की अनंत कहानियों के रूपक के रूप में अनंत ज्वाला से भी अभिभूत था। तो मतलब ऐसे ही अपने सारे टूर का एक्सप्लेन, सारे टूर को वहाँ पे क्या टीचर्स ने बताया, उन्होंने क्या क्या देखा वहाँ पे। फिर 4 चक्रों के बारे में इसने वहाँ पे बात भी की है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अनंत लो जो अमर जवान ज्योति के साथ 15 मीटर ऊंचे केंद्रीय स्तंभों के चारों ओर 4 संकेतित वृत्त हैं, जिन्हें अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र के रूप में जाना जाता है। कौन से 4 चक्र दिखाए गए हैं? अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र के रूप में जाना जाता है। इसमें कांस्य और पत्थर के भित्ति चित्र और ग्राफिक पैनल भी हैं। फिर वो पूछता है क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है, जो सबसे भीतर का अमर चक्र का है जो प्रतिनिधित्व करता है उसे अमरता का चक्र भी कहा जाता है। और इसमें अनंत ज्वाला वाला जो ओबेलिस्क है वो भी है। फिर ये बताता है कि जो अमर जवान ज्योति की जो लौ है वो सैनिक शहीदों की भावनाओं की अमरता का प्रतीक है और इस आश्वासन के साथ राष्ट्र उन्हें कभी भी नहीं भूलेगा। मतलब जो उनका सेक्रीफाइस उसको राष्ट्र कभी भी नहीं भूलेगा। फिर दूसरे चक्र को वीरता चक्र कहा जाता है, जिसमें वीरता चक्र भी ऐसे ही नाम देते, दोनों तरफ वीरता चक्र है। ठीक है, इसमें भित्ति चक्र एक ढकी हुई गैलरी है जिसमें हमारे सशस्त्र बलों की वीरतापूर्ण युद्ध गतिविधियों को दर्शाने वाले जो कांस्य से बने हुए कुछ भित्ति चित्र इसमें बहादुर लड़ाइयों के दिश में दिखाए गए हैं। तीसरा चक्र त्याग का चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। त्याग वाले को बलिदान चक्र भी कहा जाता है। जो सम्मान की गोलाकार समकेंद्रित दीवारें प्राचीन युद्ध संरचना का प्रतीक है, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। दीवारें ग्रेनाइट की गोलियों से ढकी हुई हैं और अलग अलग गोलियां पूरी तरह से स्वतंत्र भारत के प्रत्येक शहीद नायक को समर्पित है। उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में वहाँ पर लिखे गए हैं। और जो सबसे भारी वृत्त रक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, इस चक्र को जिसे रक्षा चक्र भी कहा जाता है। रक्षा चक्र, सुरक्षा चक्र। तो इस चक्र में मतलब पेड़ों की कतार देश के नागरिकों को किसी भी खतरे से सुरक्षा का आश्वासन देती है कि प्रत्येक पेड़ उन सैनिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, आगे मैं एक बार लास्ट में आपको इन सब की तस्वीरें भी दिखाऊंगी। उसमें लेसन में चारों चक्र भी दिखाए गए हैं। फिर वो बाद में बताते हैं जो हमारी यात्रा के बाद है, जो कक्षा ने मतलब जो उसमें मतलब जो पूरा है, तो वो वहाँ पे जो देखते हैं वीरांगनाओं की वीरता की कहानियों पर आधारित है, युद्ध स्मारकों का है, ये सभी चीज़ें मतलब आपस में फिर बच्चे बातें भी करते हैं, देखते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो हमारी पूरी क्लास है वो समूहों में बांट देते हैं उसको, और फिर शहीदों को मतलब उनको कहानियाँ दर्शाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए चुन रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं कि भाई आप सबको ये करना है, ऐसा वो सारा उसको लेटर में लिख के बता देती हैं। फिर बाद में क्या होता है, ये जो आनंद है ये दोबारा उसको पत्र लिखता है। ठीक है, तो फिर ये क्या बताता है कि भाई जो आपका मुझे जो पत्र मिला उसको पाकर मुझे बहुत खुशी हुई, और जो आपने जो दिल्ली में जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की यात्रा का जो अपना अनुभव
और उसके दौरान जो मतलब वहाँ पे जो तुमने देखा, जो टीचर्स ने बताया, वो सभी चीज़ें तुमने मुझे दी, तो उन सबको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। वास्तव में आपके पास एक अच्छी नज़र है, आप एक संवेदनशील व्यक्ति मतलब हैं कि आपने इतना अच्छा महसूस किया और आपकी ऐसे उनसे भावनाएं जुड़ी। तो कहते मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको वो वहाँ का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो देखने को मिला। मैंने इसके बारे में सुना तो बहुत कुछ था। कुछ लोग युद्ध स्मारक को केवल एक मतलब जैसे कि भी स्मारक मूर्ति या युद्ध या जीत का जश्न मनाने और या युद्ध में शहीद हुए या घायल हुए लोगों की याद में एक इमारत के रूप में देखते हैं, यानी कोई फीलिंग क्रिएट नहीं करते वहाँ, उनकी उनसे कोई भावनाएं नहीं जुड़ती, बस उनको ये देखते हैं कि हाँ भाई इन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, ये उनके चित्र बने हुए हैं। ऐसा वो उसको वापस लेटर में लिखता है कि मेरे विचार में ये देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए हमारे जो बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति एक गहरी कृतज्ञता भी अभिव्यक्त की है। मैं मतलब प्रेरित महसूस कर रहा हूँ और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने के बारे में गंभीरता से सोच रहा हूँ। यानी ये भी कह रहा है कि भाई मैं भी सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, मैं भी इस चीज़ को लेकर बहुत ही उत्साहित हुआ हूँ, मेरे अंदर भी साहस भर गया है। और कहता है कि मैं मतलब यह भी महसूस कर रहा हूँ कि हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने बहादुर सैनिकों का सम्मान करने के लिए समय समय पर ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए और जो उन्होंने बलिदान किए हैं उसके बारे में पढ़ना चाहिए और उसको महसूस करना चाहिए। भाई अपने देश में जो स्वतंत्र रूप से चलने में जिसने सक्षम बनाया है, हमारे देश को स्वतंत्र कराया, उनके बारे में। फिर वो कहते हैं कि ये आपके मतलब जो स्कूल और जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उन्होंने ये अच्छा काम किया कि वहाँ जाने की जो यात्रा की व्यवस्था की, ताकि आप सभी को भारत के नायकों के बारे में जानने का मौका मिला, क्योंकि रियल जो नायक होते हैं, जो रियल हीरो होते हैं, वो हमारे यही होते हैं। बाकी फिल्मी वाले तो फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो रियल नहीं होते। रियल यही हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की, हमारी भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। ठीक है, तो उनके प्रति ये भी अपना जो सम्मान है वो प्रस्तुत करता है और कहता है कि तुम्हें सब देखने का मौका मिला है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। फिर वो कहता है कि आपके पत्र ने मुझे उस समय की याद दिला दी है जब हमने अपने शहर में युद्ध स्मारक का दौरा किया था। यानी कि ये भी जिस शहर में रहता है वहाँ पे इसने भी कोई युद्ध स्मारक का दौरा किया था। तो कहता है कि अगर मुझे ठीक से याद है तो वह दिन राष्ट्रीय शहीद दिवस था। यानी कि जब उसने वो वहाँ पर गया तो वो क्या था, राष्ट्रीय शहीद दिवस था। तो चंडीगढ़ के एक गार्डन की बात की है इसने कि हम चंडीगढ़ के एक गार्डन में दौरा करते समय हमने सेक्टर 3 में जो बोगनवालिया गार्डन के आसपास बहुत सारी गतिविधियाँ देखी इसने। फिर कहता है कि जैसे ही हम बगीचे के पास पहुँचे तो हमने लोगों को फूल चढ़ाते हुए और प्रार्थना करते हुए देखा। तो हम भी जिज्ञासावश उस समूह में शामिल हो लिए कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हमें तुरंत एहसास हुआ कि वे सभी युद्ध स्मारक पर सैनिकों को सम्मान देने के लिए वहाँ आए थे। और जब मैं अपनी यात्रा के बारे में सोचता हूँ जहाँ पर कि हर कोई सैनिकों के सम्मान में फूल समर्पित कर रहा था, तो फिर कहता है कि इन सारे नज़ारे को देखकर मुझे एक कविता की याद आ जाती है, एक पोएम की याद आ जाती है। जो पोएम क्या थी, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प क्या होता है, फूल। और जब हम शहीदों को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं तो फूलों के हार, फूल, मालाएं ऐसे ही तो चढ़ाते हैं उन्हें। तो फिर वो ऐसे ही कहता है। तो ये जो पोएम है ये पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई पोएम है। ठीक है, तो फिर उसे ये पोएम याद आ जाती है, तो अपने पूरे उस लेटर में उसको ये पोएम देता है और ये आपके लेसन में भी लिख कर दिखाई गई है, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है कि चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं कि प्रेमी माला में बंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, बागे पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ऐसी पोएम है, वो अपने पूरे पत्र में इस पोएम को लिख देता है। और ये पोएम किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की। फिर वो कहता है कि मुझे आशा है कि
आपको कविता पसंद आएगी। मुझे कहना होगा कि मैं भारत के सैनिकों की वीरतापूर्ण कहानियों को प्रस्तुत करने के आपके इस विचार से लेकर बहुत ही प्रेरित हुआ हूँ। वहाँ बहुत सारी साहस, बहादुरी, बलिदानों की कहानियाँ जो हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने जीवन में जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, तो उनमें से मतलब कई महत्वहीन हैं, कई महत्वपूर्ण। हमें अपने देश में शांति और अपने दोस्तों के साथ विचारों के आदान प्रदान की विलासिता का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हमारे सशस्त्र बल सतर्क हैं और हमारे लिए वह माहौल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। माहौल कैसा? जो स्वतंत्रता का माहौल, जो अच्छे से हम रह पा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे देश के वीर सिपाही हैं, वो सारे हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि मैंने हाल ही में अखबार में पढ़ा था कि 17 जाट रेजिमेंट में एक भारतीय सेना अधिकारी कैप्टन अनुज नैयर, जो MVC को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अनुकरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था इनको। और कहता है कि मैं आशा करता हूं कि उसके बारे में और अधिक जानने के लिए। इसी बीच मुझे पता चला कि उनकी मां मीना नैयर ने टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन शीर्षक से एक संस्मरण लिखा है। तो अनुज अय्यर जो 23 दिखाया गया है इसके आगे, अनुज अय्यर 23 कारगिल हीरो, जिसे मैं निश्चित रूप से देखूंगा आपके साथ IANS के साथ उनके हस्ताक्षर का एक अंश साझा कर रहा हूँ। यानी कि वो जब लेसन में दिखाया गया है तो सारी वो उसके पिक्चर वगैरह सब दिखाता है उसको। फिर वो कहता है कि भी मैंने आपका जो अनुभव अपने कई दोस्तों के साथ बांटा उसको, कि भाई जो मेरा दोस्त है वो वहाँ गया था, उसने मुझे ऐसे ऐसे बताया, इतना सब कुछ देखा। तो कहते हैं मैंने ये सारी बातें अपने दोस्तों के साथ साझा की और हम सभी दिल्ली स्थित युद्ध स्मारक है उसको देखने की इच्छा रखते हैं, यानी कि हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। तो कहते हैं हमने एक मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम खोजा है। यह ऐप बहुत इंटरेक्टिव है और 21 भाषाओं में हमारे प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है। दीवारों पर बने भित्ति चित्र जो कि मनमोहक हैं, वास्तव में सीखने का एक बेहतरीन अनुभव है। यानी जो पिक्चर्स बनाई गई हैं उनके थ्रू भी हम सीख सकते हैं। ठीक है। फिर वो कहता है कि अगले सप्ताह मैं ये विचार मतलब अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ साझा करने जा रहा हूँ। यानी कि मैं भी अपने साथ पढ़ने वाले और टीचरों को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि लोगों के जीवन और कहानियों को शामिल करते हुए एक जो कोलाज बनाना बहुत अच्छा होगा, जो हमें हर दिन प्रेरित कर सके। मैं जानता हूँ कि हम एक दूसरे को ईमेल कर सकते हैं। मुझे वास्तव में आपसे पत्र प्राप्त करना पसंद है, न केवल आपके द्वारा साझा किए गए विचारों के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपके पत्रों का लिफाफा अक्सर सुंदर टिकटों के साथ आता है, जिससे मुझे खुशी होती है। मुझे नहीं पता कि मैंने इससे पहले कभी साझा किया है या नहीं, लेकिन टिकटें इकट्ठा करना मेरे पसंदीदा शौक में से एक है। यानी जो आनंद है, इसको टिकटें कलेक्ट करना अच्छा लगता है। तो ऐसे कहता है कि आपका पत्र लेना ही मुझे अच्छा लगता है, न कि ईमेल पर मैसेज सेंड करना। तो कहते हैं मैं इसे वर्षों से कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? वर्षों से टिकटें कलेक्ट कर रहा है। लेकिन मुझे हाल ही में पता चला कि डाक टिकट जो संग्रह करने के कार्य को फिलेटैली कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो ये डाक टिकट होती हैं, इसका जो कलेक्शन करते हैं, इसका जो संग्रह करते हैं, उसको क्या कहते हैं? फिलेटैली। ठीक है, उसको फिलेटैली कहा जाता है। इस बार मुझे भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने का एक डाक टिकट मिला है जो आपके पत्र से संबंधित विषय बता। फिर वो कहता है ठीक है, अभी के लिए मेरी ओर से बस इतना ही, लेकिन इससे पहले मैं समाप्त करूं, अंदाज़ा लगाइए कि हमने नाश्ते में क्या खाया। फूली हुई इडली, और हम सभी ने आपको याद किया। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। ठीक है। फिर वो बताता है भी मैं आपके पत्र से बहुत प्रेरित हुआ। आशा है कि जल्द ही आपसे आपके नए कारनामों और अनुभवों के बारे में सुना जाएगा। यानी कि भाई आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस और करते हैं तो उसके साथ मेरे को साझा करोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो भाई ये थी दो दोस्तों की कहानी जो वो पत्रों में एक दूसरे से शेयर करते हैं।
और इसी लेसन को तभी न्यू सिलेबस में ऐड किया जाता। आई थिंक ये पुराने वाले सिलेबस में नहीं था, इसको न्यू सिलेबस में डाला गया है ताकि बच्चे भी इन चीज़ों को देखने के लिए एक्साइटेड हों। वो भी अपने टीचर्स को बोलें कि भाई हमारा भी टूर वहाँ के लेके जाओ, हम भी वहाँ जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वो भी अपने देश के प्रति जागरूक हो सके, अपने देश के भारत माता की सेवा के लिए उनके अंदर भी वो साहस और वो जोश भर सके। और जो हमारे शहीद हुए जवान हैं उनके प्रति वो मतलब सम्मान का भाव रखें, उन चीज़ों को वो जान सकें कि आज हम स्वतंत्र बैठे हैं तो इसके पीछे कितने लोगों का बलिदान है, कैसे कैसे हमें आज़ादी मिली। और स्वतंत्रता के बाद भी भाई जैसे कि 1947 के बाद भी जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं। तो ये सब उन्होंने हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हम सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। इनके अंदर भी सेना में भर्ती होने का, देश की रक्षा करने का और वीर जवानों का सम्मान करने का जोश अंदर पैदा हो। आई थिंक इसीलिए इस लेसन को क्लास में डाला गया है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। लेसन समरी न करके इसकी हमने मोस्टली फुल लेसन को ही कवर किया है, क्योंकि इसमें क्या था कि बिल्कुल शॉर्ट समरी करने पर तो ये बिल्कुल ही छोटा हो जाता। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि उसने वहाँ दिल्ली के जो युद्ध स्मारक था उसका, नेशनल युद्ध स्मारक था जो उसका वर्णन किया है वहाँ पे, तो वो सारी बातें हमारी छूट जाती हैं। इतना समरी में इतना कुछ नहीं हो पाता है। समरी में तो हम इतना ही कर पाते हैं कि जो दो दोस्त हैं इनमें से एक का टूर जाता है वहाँ पे दिल्ली, वहाँ पे वो अमर जवान ज्योति और नेशनल युद्ध स्मारक वगैरह देखते हैं, वहाँ वीर शहीदों के नाम, उनके चित्र वगैरह देखते हैं। फिर दूसरा जो आनंद है वो फिर उसको दोबारा लेटर लिखता है और वो बताता है कि भाई आपके जो लेटर से है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, वो मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में, अपने सहपाठियों के साथ, सबके साथ इसको साझा करूँगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द ही मुझे कोई अपना नया एक्सपीरियंस साझा करेंगे मेरे साथ और उसके बारे में मुझे पत्र लिखेंगे। मुझे पत्र पढ़ना अच्छा लगता है, न कि ईमेल से मैसेज करना। मुझे टिक कलेक्ट करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये ऐसे सारी बातें करते हैं। अब आप पिक्चर देखिए, इसमें देखो ये जैसे कि अमर जवान ज्योति की पिक्चर दिखाई गई है। नहीं, ये नेशनल वॉर मेमोरियल, यहाँ पे ही अमर जवान ज्योति को अब रखा गया है। ठीक है, और जो ये पिक्चर देखी है आप, ये 1999 में जो क्या है, ये रिमेम्बरिंग कारगिल, यानी कारगिल युद्ध के बारे में जो हुई लड़ाइयों के बारे में इनको ये अवार्ड दिया गया था, ये जो शहीद हुए थे। ठीक है, पद्म पाणि जो आचार्य हैं ये, इनका टाइम भी दिखाया गया है। सेकंड ये राज RIF हैं, महावीर चक्र दिया गया है इनको। ये जो चक्र वगैरह हैं ये तकरीबन भाई वो तो शहीद हो ही जाते हैं, तो मरणोपरांत इसलिए लिखा जाता है क्योंकि शहीद होने के बाद इनको ये चक्र प्रदान किए जाते हैं। अब ये हैं परमवीर चक्र दिया गया है इनको, ये कौन है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का। ठीक है, और ये देखिए महावीर चक्र दिया गया है इनको भी, कैप्टन अनुज नैयर है ये। और ये कहते हैं ना कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि वो बताता है ना आनंद अपने पत्र में कि पिक्चरों को जो एक्सपीरियंस करते हैं इनके द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि कैसे ये लड़ाइयाँ हुई हैं, कैसे ये चित्र दिखाए गए हैं उनमें। ठीक है, तो फिर लास्ट में कहते हैं भाई उम्मीद है मुझे आपके नए एडवेंचर और एक्सपीरियंस के बारे में जल्द ही सुनने को मिलेगा, यानी कि आप जल्दी मुझे नया पत्र लिखेंगे। तो ये हमारा फ्लैग है। तो जय हिंद भाई आप सबको। ये थी हमारी लेसन की पूरी हिंदी स्टोरी। आई होप कि आप सबको सुन के भी अच्छा लगा होगा और आप सबको समझ भी आया होगा। और वीडियो को पूरा देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।